जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैश एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का जो है सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स यानी चारों विषय से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और ये जो सभी क्वेश्चन रहेंगे आपके NCERT बुक पैटर्न पे आधारित होगा। और यह जो वीडियो है वो आपका तीसरा पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको पहले देखने को मिल गया होगा। जो लोग नहीं देखे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे वीडियो को दोनों वीडियो को आप भली भांति देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उस दोनों वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराया जाता है। यह जो चैनल है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो आप सभी लोग दूसरे पार्ट वीडियो में 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक देखे थे, ठीक है। 1 से 25 क्वेश्चन तक हम पहले पार्ट में करा दिए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन जो है आपको पहले करा दिया गया है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। यानी कि भारत में जब 1977 ईस्वी में चुनाव हुआ था, 1977 का जो चुनाव था, तो उस चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, यानी उस चुनाव में जो है किसकी जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी को और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। यानी कि 1977 के चुनाव में किसी भी पार्टी को वोटिंग नहीं मिला था। यह ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1977 में जो चुनाव हुआ था तो उस समय जनता पार्टी का जीत हुआ था। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको अलग से बता दूं कि जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है यही है, देख लीजिएगा। इस इमेज पे थोड़ा सा फोकस करिए। यह जो इमेज है जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, हल छाप कह सकते हैं। तो 26 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जनता पार्टी को। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जो है कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में है महेंद्र सिंह टिकैत और ऑप्शन नंबर डी में है चौधरी चरण सिंह। यानी कि बताना है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो इस चारों व्यक्ति में से कौन थे। तो 27 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो महेंद्र सिंह टिकैत थे। यानी 27 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन, बहुत नाम सुने होंगे आप लोग, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था निम्नलिखित यानी नीचे लिखित यानी नीचे लिखे गए किस प्रांत में शुरू किया गया था। बिहार से शुरू किया गया था कि उत्तर प्रदेश यूपी से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था या तमिलनाडु से शुरू किया गया था। आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी, इसका अर्थ समझ रहे होंगे। ताड़ी का मतलब आप भली भांति बिहार से हैं तो जानते होंगे, आप विरोधी मतलब विरोध करना होता है और आंदोलन चलाया जाता है। तो ताड़ी के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था वो किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो 28 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता जो है कहां पड़ती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, यानी कि वैसा समाज जिसमें क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटवारा किया गया है।
क्षेत्र भाषा जाति के आधार पर जो समाज बटा है वहां सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, यानी कि जिस राज्य में क्षेत्रीय विभाजन हुआ है, यानी क्षेत्र के बल पे विभाजन हुआ है, उस वहां जो है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, यानी कि जिस राज्य में लोकतंत्र है उस वहां जो है जिस राज्य में लोकतंत्र है वहां जो है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। और ऑप्शन नंबर डी है कि उपयुक्त तीनों में, यानी कि क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में भी, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में भी और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में भी। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। तो 29 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सत्ता में भागीदारी की जो आवश्यकता होती है वो क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बटे हुए समाज में होती है, यानी 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा देख लीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में जो होती है वो सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं। संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो कैसी होती है? एक दलीय होती है, द्विदलीय होती है, बहुदलीय होती है या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो बहुदलीय होती है, यानी कि एक से अधिक दल वाले होते हैं, यानी कि 30 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो बताना है आपकी कि भारत के किस राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। और यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा जो है यहाँ का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। और यह जो राज्य है आप लोग को बता दें कि यह बहुत ही छोटा राज्य है, ठीक है, और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों में से इसका जो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी यह जो 31 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो पूरा भारत का पूछ रहा था, जबकि हमारा 32 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमारा बिहार से पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए में दिया गया है पटना, ऑप्शन बी में दिया गया है गया, ऑप्शन सी में दिया गया है शिवहर और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नालंदा। तो यहाँ पे 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के पटना जिले का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा है, यानी 32 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो है वो कितना लगता है? उपभोक्ता अगर कोई भी शिकायत दर्ज करता है तो उसके लिए आवेदन शुल्क जो है नियमतः कितना लगता है? ऑप्शन ए में है 50 रुपए, ऑप्शन बी में है 70 रुपए, ऑप्शन सी में है 10 रुपया और ऑप्शन नंबर डी है कि में से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो है 50 रुपया लगता है, ठीक है। बी में दिया गया है कि 70 रुपया लगता है, सी में दिया गया है कि 10 रुपया लगता है और डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि चारों में से तीनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है जितना वहां सच में लगता है। तो 33 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में ना तो 50 रुपया लगता है, ना ही 10 रुपया लगता है और ना ही 70 रुपया लगता है। अगर लगता है तो वो 0 रुपया, यानी कि 1 भी रुपया शिकायत करने के लिए नहीं लगता है, ठीक है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 2008-9 के अनुसार जो है, जब 2008-9 में जनगणना हुआ था तो उस जनगणने के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी थी, ठीक है। 2008-9 के अनुसार पूछ रहा है। यहाँ पे इस वर्ड को कोई भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, 2008-9 में यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 22,553 रुपया,
ऑप्शन नंबर बी में है 25,494 रुपया, ऑप्शन सी में है 6,610 रुपया और ऑप्शन नंबर डी में है 54,850 रुपया। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25,494 रुपया। ठीक है, 2008-9 के जनगणना के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो था वो 25,494 रुपये था, यानी कि 34 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, यानी वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं, या क्वेश्चन में आ सकता है कि वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा के दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय संस्थाओं के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 2। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्तीय संस्थाओं के दो प्रकार होते हैं, वित्तीय संस्थाओं के दो प्रकार होते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी 35 का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं, यानी कि देश की जो संगठित बैंकिंग प्रणाली है वो कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए में है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो 36 का सी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं और यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। बताना है आपको कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। पूर्वी बिहार है कि दक्षिणी बिहार है कि पश्चिमी बिहार है या फिर उत्तरी बिहार है। बताना है कि 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप एक बार इस इमेज को देख लीजिए। यह जो इमेज है बिहार का मानचित्र है, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार का मैप है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का बॉर्डर ऐसे क्रॉस करते जा रहा है और यहाँ पर आकर के मिल रहा है। तो आपको बताना है कि इन चारों क्षेत्र में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित रहता है। उत्तरी क्षेत्र है कि दक्षिणी क्षेत्र है कि पूर्वी क्षेत्र है कि पश्चिमी क्षेत्र है। तो हम आपको बता दें कि बिहार का उत्तरी जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त एरिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी बिहार। 37 का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो उत्तरी बिहार हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित यानी नीचे जो लिखित है, नीचे जो लिखे गए हैं उनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी और ऑप्शन नंबर डी है पुनपुन नदी। तो 38 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कोसी नदी के इस फिगर पे थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कितना भयानक तरीके से बाढ़ यहाँ पे आया हुआ है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, आप थोड़ा सा इस चित्र पे नजर डालेंगे। यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है कोसी नदी में बाढ़ आया है और यह जो घटना है 2008 की घटना है जब कुशहा नामक तटबंध टूट चुका था। आप इस फिगर को और इस फिगर को बड़ा ध्यान तरीके से देखिएगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस एक रस्सी के सहारे जो पूरे ग्रामवासी हैं वो ग्राम से जो है ऊंचे टीले स्थान पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर आप देखेंगे इस फिगर में देखेंगे या तो माँ हो सकते हैं या तो पिताजी हैं। ये जो है अपने बच्ची के लिए किस प्रकार से बच्ची को सर पर लिए एक रस्सी के सहारे गांव से बाहर आ रहे हैं। यह जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, यह जो फिगर है 2008 का फिगर है, 18 अगस्त 2008 का फिगर है जब कोसी नदी का कुशहा नामक तटबंध जो है टूट गया था। यानी बिहार का शोक कोसी नदी को 18 अगस्त 2008 ईस्वी से कहा जाता है। जी हाँ, 18 अगस्त 2008 ईस्वी से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चूंकि 2008 ईस्वी में टाइम था 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त 2008 ईस्वी को
कुशहा नामक तटबंध जो है टूट चुका था। कोसी नदी में है कुशहा नामक जो तटबंध है वो कोसी नदी के किनारे पे बना हुआ, कोसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और यह जो तटबंध था ये जो है 2008 ईस्वी में बाढ़ आने के कारण टूट गया था। और उस टूटने से जो है आपको बता दें 441 सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 441 गांव की जो बड़ी आबादी थी वो बाढ़ के चपेट में आ गई थी। और इस 441 गांव को धन जन की क्षति बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ था। और उसी दिन से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, चूंकि इसमें जो है भारी मात्रा में धन जन की अपार क्षति हुई थी। बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसी नदी को ही बिहार का शोक क्यों कहा जाता था। चलिए अब देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है भूकंप, ऑप्शन बी है चक्रवात, ऑप्शन सी है सुनामी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो महासागर में जो भूकंप आता है, महासागर की तली पर जो कंपन होता है उसको हम लोग सुनामी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार के रूप में जो है क्या करना चाहिए। यानी मानव शरीर का कोई भी अंग अगर जल जाता है तो प्राथमिक उपचार के फलस्वरूप यानी प्राथमिक उपचार में उस जले हुए स्थान पे क्या करना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे प्राथमिक उपचार पूछ रहा है तो अस्पताल वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्पताल ले जाना प्राथमिक उपचार नहीं होता है। प्राथमिक उपचार वैसे उपचार को कहते हैं जो घर पे मतलब सबसे पहला जो उपचार किया जाता है, जो प्राथमिक तरीके से उपचार किया जाता है। यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे स्थान पर अस्पताल पहुंचाना भी आंसर देता है, जो कि गलत बात है। अस्पताल पहुंचाना एक प्राथमिक उपचार के अंतर्गत नहीं आता है। तो 40 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठंडा पानी डालना। मानव शरीर में आग के जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, तो 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में कहां जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या फिर मंत्रिमंडल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में। चूंकि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो पंचायती राज व्यवस्था में ही दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दिल्ली में अवस्थित है। तो कहता है कि इस दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है संसद और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में जो है किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। आपको कमेंट करना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में पाया जाता है, एक उदाहरण कमेंट में करिए। ठीक है, आज का आप सभी लोगों के लिए यही क्वेश्चन है कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, कमेंट में करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अमेरिका में कि रूस में कि भारत में कि इनमें से कोई नहीं, जल्दी बता दीजिएगा। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। इनमें से कौन से देश में, अमेरिका में नहीं पाया जाता है जी, रूस में नहीं पाया जाता है तो सिर्फ भारत में। यानी कि
इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो भारत जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बता दें कि आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है VVI क्वेश्चन है जी, याद कर लेंगे इसको बढ़िया से। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अब आपको बताना है कि योजना आयोग का दूसरा नाम क्या है। आपको कमेंट में करके बताना है कि योजना आयोग का दूसरा नाम जो है क्या है। बता दीजिए सभी लोग, योजना आयोग का दूसरा नाम क्या है। क्लू दे देते हैं, इसका नाम जो है न से है। ठीक है, क्लू में आपको न से हिंट मिल गया। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।